सो यूनिट 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है ये देखते हैं। यूनिट 6 बोलता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। हम लोग इतना कुछ सीखे तो अभी हम लोग को अंदाजा हो गया कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। दो और तरह का कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पहचानेंगे और सुनेंगे, वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। इस सेशन में हम लोग ये जल्दी से बोलने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और वो करके ये आधा घंटा समाप्त होगा। ये लास्ट सेशन है आज का, ध्यान से सुनना, मेगा रिविजन। नाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, the word contingent means dependent upon the outcome of an event, the event which is uncertain, unknown। एक इवेंट का आउटकम के ऊपर निर्भर करता है, एक इवेंट का आउटकम के ऊपर निर्भर करने वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वैसा कॉन्ट्रैक्ट को अपने बोलते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। नाउ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त बहुत लोग को लगता है कि ये तो वेजरिंग है। नहीं, वेजरिंग नहीं है। वेजरिंग हो गया शर्त लगाना कोई अननोन आउटकम पे, आज बारिश होगा कि नहीं उसके ऊपर शर्त लगाना, फिर कल धूप निकलेगा कि नहीं उसके ऊपर शर्त लगाना, ये वेजरिंग हो गया, ये कंटिंजेंट नहीं। कंटिंजेंट का मतलब है कल अगर मेरा गाड़ी को एक्सीडेंट होके नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा, दैट इज कंटिंजेंट। तो ऑफ कोर्स कंटिंजेंट इज वैलिड एंड वेजरिंग इज वॉइड, एक्सप्रेसली वॉइड इन इंडिया। तो ये है फंडा एंड डिफरेंस नंबर 1। वेजरिंग में आप शर्त लगा रहे हो जीतने का हारने का, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है धूप निकला या हेड हुआ या टेल हुआ, आपका दिलचस्पी है पैसे में या जो चीज दाव पे लगा रहे हो उस पे, है ना। और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपका दिलचस्पी है आपका गाड़ी में, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तभी जाके इंश्योर करा रहे हो गुड्स को, गाड़ी को, एसेट्स को, एटसेट्रा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है सर, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मैं बोला था, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आज भी यूनिट 1 में हल्का सा बोला था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच विल बी इंप्लाइड बाय लॉ। लॉ इंप्लाई करेगा इसको, इट विल बी इंप्लाइड बाय लॉ। सर कैसे? मैं बोल दिया कुछ कुछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कुछ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैं चीज खो गया मेरा, जिसको मिला तो इसके ऊपर जिम्मेदारी है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो ही फाइंड्स आउट टू हुम दिस बिलोंग्स। तो ये हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। ऐसा बहुत सारा 4 और एग्जांपल है, यही केसेस डीम्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। देखो मैं चौथा वाला केस बोल दिया, और 4 केसेस क्या क्या था। एक केस हम लोग वहां पे किए माइनर का पोजीशन, क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड। माइनर को कोई अगर नेसेसरी सप्लाई करता है, मैं बोला था माइनर का एस्टेट बिकम्स लायबल, तो ये क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाइड इज अनदर व्हाट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के साथ साइन नहीं करना पड़ेगा एग्रीमेंट। ठीक है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर मैं किराए पे कोई किसी का मकान पे रहता हूं तो उस मकान का बिजली का बिल वही मकान मालिक भरता है, मैं उसको बिजली का बिल के साथ किराया देता हूं, बट मकान मालिक बहुत दिन से आया नहीं और बिजली का बिल ड्यू रह गया, तो मैं इंटरेस्टेड पर्सन हूं, मैं जाके खुद ही पे कर दिया, तो अभी मेरा हक है कि अगला महीने का बिजली का बिल के साथ ये जो एक्स्ट्रा दिया वो काट लूं, है ना। और ऑब्लिगेशन ये काट लूंगा विदाउट एनी एग्रीमेंट, तो ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग अ बेनिफिट ऑफ अ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट। ठीक है, गाड़ी कोई धो दिया आके, तुम मजा लिए, तुम साइलेंट थे, मजा लिए, तो अभी तुम नॉन ग्रेचुइटस एक्ट को बेनिफिट एंजॉय किए, वो फ्री में तो किया नहीं, तो तुमको देना पड़ेगा भले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। मनी पेड बाय मिस्टेक और बाय अंडर कोएर्शन। लास्ट, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोएर्शन का मतलब अगर गलती से तुम किसी को पैसा दे दिए, तुमको देना था एक्स को, तुम वाई को दे दिए, बैंक का अकाउंट गलती हो गया, एक्स को पेमेंट करते वक्त वाई का डिटेल्स में दे दिए, तो ये पैसा तो वाई का हक का नहीं है, वाई को वापस देना पड़ेगा। So all these are cases of quasi contracts. Okay, that concludes
एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेगा अभी जल्दी से अपने 20 मिनट 15-20 मिनट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स का फ्रॉम दिस हैंडबुक व्हिच आई हैव शेयर्ड। ओके, सो लेट अस सी। अभी ऑल क्वेश्चन आंसर्स सीरियली देख पाएंगे, कुछ वो नहीं होगा, हैंडीकैप नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से देखते हैं और उसके साथ आज का रिवीजन और ये सेशन खत्म होगा। कल वी विल कंटिन्यू लाइक आई सेड पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन द सेम पैशन। पार्टनरशिप का होके, पार्टनरशिप का रिवीजन होके ये बुक से पार्टनरशिप का सवाल जवाब, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को करके ये बुक से सेल ऑफ गुड्स का सवाल जवाब, ये स्कैनर सॉल्विंग हो जा रहा है। फिर परसों अपने जब मिलेंगे, परसों एलएलपी कंपनीज एक्ट एक बार मैं बोल दूंगा और बोलने के बाद अपने स्ट्रेट अवे आरटीपी सॉल्व करेंगे, एमटीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। A lot of people are asking for YouTube links. Let me tell you, there are no YouTube links of this revision sessions. तो मैं बोल दिया, अभी बहुत स्टूडेंट को लगा होगा इसलिए वो लोग नहीं आया, मेरे को पिंग किया बीच में, मैं देखा कि they were asking सर लिंक्स दे देंगे ना, मैं अटेंड नहीं कर पाया। मैं बोला लिंक्स है ही नहीं, ठीक है। तो तुम लोग भी याद रखना, कल परसों बोल दिया पहले से ही, दोस्तों को भी बोल देना थोड़ा। ओके, लेट अस सी ऑल द Q&As ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये वाला जल्दी से पढ़ो, पढ़ने के बाद आफ्टर रीडिंग प्लीज लेट मी नो कौन आंसर देना चाहते हो, कोई भी दे सकते हो, चैट में लिख सकते हो। सर क्या है फैक्ट्स ऑफ द केस, बोल रहा हूं। X agreed to become, X ने एग्री किया असिस्टेंट बनेगा 2 साल के लिए Y के अंदर जोधपुर में। It was also agreed that during the term of agreement X will practice as a CA on his own account within 20 kilometers, ठीक है, within 20 kilometers of office। सर will not होगा, हाँ will not practice। X जूनियर CA है, सीनियर CA के अंदर काम कर रहा है उसका फर्म में, और X बोल दिया कि 2 साल जब तक वो काम करेगा Y के अंदर, एग्रीमेंट में टर्म्स हुआ है, X प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा CA जैसा इंडिपेंडेंटली 20 किलोमीटर के अंदर। 20 किलोमीटर कहां से? Y का ऑफिस के अंदर। ईयर 1 के एंड में X काम छोड़ दिया Y का और खुद का प्रैक्टिस शुरू कर दिया, ठीक है। ओन अकाउंट में प्रैक्टिस शुरू किया 20 किलोमीटर के अंदर। अब पूछा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोल रहा है, बताओ, पास पेपर का सवाल है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट्स यूनिट 3, एक्सप्रेसली वॉइड एग्रीमेंट्स में यूनिट 3 में आज ही पढ़ाया कि एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में 2 एक्सेप्शन है, 2 केस में ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। एक है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट या सर्विस एग्रीमेंट जो ये है, और दूसरा है पार्टनरशिप, ठीक है। तो देखो प्रोविजन लॉ को देके ही हम लोग आंसर स्टार्ट करते, ये थीम को अपनाओ। आंसर राइटिंग स्किल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे आंसर ड्राफ्ट हो रहे हैं इसको ऑब्जर्व करो और वैसे ही लिखने का कोशिश करो। हर केस स्टडी बेस्ड सवाल में द आंसर बिगिंस विद द प्रोविजन इन लॉ, द रेलेवेंट प्रोविजन जो अट्रैक्ट हो रहा है लॉ में, उसको देख के अपने आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड अपने बताए कि वॉइड है, बट इसमें 2 चीज में एक्सेप्शन है। सर्विस एग्रीमेंट जो कि ये है, इसमें एक्सेप्शन है तो वो अलाउड है, ठीक है। इंस्टेंट केस में X एंड Y का जो टर्म है वो फिर अलाउड है, क्योंकि वो तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है बट फिर भी सर्विस एग्रीमेंट है, तो एनफोर्सेबल है। यानी कि X को Y रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा? रोक पाएगा। और इंजंक्शन हम लोग अभी जो पढ़े, अभी देखो लॉ का एक जगह से आंसर आ रहा है, मतलब एक जगह से आंसर नहीं करना है, लॉ का पूरा सोच लेके आंसर करना है। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अभी यूनिट 5 में रेमेडी टू ब्रीच में इंजंक्शन पढ़े थे, तो X तो यहाँ पे किया हुआ वादा तोड़ेगा, तो Y कैसे उसको रोक सकता है? इंजंक्शन से।
तो देखो आंसर में लास्ट में ये भी रेमेडी लिख दिया, एक्स कैन बी रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजंक्शन फॉर प्रैक्टिसिंग ऑन हिज ओन अकाउंट इन द सेड एरिया। खाली 20 किलोमीटर के अंदर नहीं कर पाएगा, उसके बाद कर पाएगा, और 1 साल के लिए, 2 साल टोटल था तो 1 साल हुआ है और 1 साल उसको रुकना पड़ेगा। क्लियर है? ओके तो देखो क्वेश्चन 1 का 2 तो कर लिए थे, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। ओके एक्सेप्शंस, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये जल्दी से देखो, प्लीज लुक एट इट, दीज आर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स का सवाल है। पीएम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट किया गुप्ता ट्रेडर्स के साथ, क्या चीज का? टू मेक एंड डिलीवर सर्टेन मशीनरी टू देम बाय 30 जून 2017। ठीक है, कितना पैसे का? 21,50,000 का, 21,50,000 का मशीनरी बना के बेचेगा 30 जून 2017 को। अब लेबर स्ट्राइक हो गया, लेबर स्ट्राइक समझेंगे, लेबर स्ट्राइक, इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म, क्या डिस्चार्ज होगा कॉन्ट्रैक्ट? हो। लेबर स्ट्राइक इम्पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो भी समझेंगे। पीएम लिमिटेड अपना मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया, डिलीवर नहीं कर पाया, एंड क्या किया? गुप्ता ट्रेडर को तो मशीनरी चाहिए था, गुप्ता ट्रेडर और एक सप्लायर से मशीन ले लिया 25-75 लाख देके, सॉरी मैं गलत बोला, 22,75,000 देके, 22.75 देके। ठीक है, गुप्ता ट्रेडर्स ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मशीन लेके वो थोड़ी ना बैठे रहता, बना था, तो गुप्ता ट्रेडर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था और एक उसका कस्टमर के साथ, जेनिथ ट्रेडर्स के साथ, वो पीएम लिमिटेड को पता था। एंड देखो कि क्यों पता था कि नहीं पता नहीं है, सॉरी, वो जेनिथ ट्रेडर्स के साथ गुप्ता लिमिटेड तभी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था जब पीएम लिमिटेड के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मशीन का। तो वही बोल रहा है कि गुप्ता ट्रेडर्स were also prevented from performing a contract which it had made with Zenith Traders at the time of their contract with PM Limited, and were compelled to pay a compensation for breach of contract. Calculate the amount of compensation जो गुप्ता ट्रेडर्स पीएम लिमिटेड से मांग पाएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। अब देखो ये आंसर इतना इजी नहीं है जितना इजी लग रहा है, इसमें कितना लॉ इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही समझते हैं। मैं आंसर पूरा समझा रहा हूं और कैसे लिखना पड़ेगा इसलिए थोड़ा पढ़ के नैरेटिव स्टाइल में समझा रहा हूं, ठीक है, जाके तुम लोग भी समझ भी पाओ और कैसे रिफ्लेक्ट करना है आंसर को वो भी सीख पाओ। सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डैमेजेस का सेक्शन है, तो पहले डैमेजेस का बोलना पड़ेगा, प्रोविजन ऑफ लॉ। ठीक है, तो देखो सेक्शन 73 से इसलिए स्टार्ट किया डैमेजेस का सेक्शन से, तुम लोग डायरेक्टली एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लिख सकते हो जो लोग सेक्शन नंबर भूल गए। ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर कंपेंसेशन फॉर लॉस or damage caused by breach of contract. According to it, a contract has been broken. The party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract. यही तो है, compensation for any loss or damage caused to him thereby which naturally arose, ordinary damage का बात हो रहा है, in the usual course of things from such breach or which the parties knew when they made the contract to be likely to result of the breach. Such compensation is not given for any remote or indirect loss or damage. It is further provided in the explanation to the section that estimating the loss or damage from the breach of contract means which existed of remedying the inconvenience caused by non-performance. बेकार, ये ना लिखने से भी चलता।
खुद ही बोल दे रहे हो। अप्लाइंग द अबव प्रिंसिपल, बोल रहे पीएम को कितना देना पड़ेगा, गुप्ता को 22.75 उसको पड़ा, 21.50 में मिलता तो स्ट्रेट अवे 1,25,000 which had naturally arisen, ठीक है ना। ओके, रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ जेनिथ, अब सुनो, जेनिथ का कंपेंसेशन जो है, जेनिथ का मतलब गुप्ता को जो जेनिथ को देना पड़ा नॉन परफॉर्मेंस के लिए, उसका भरपाई क्या पीएम लिमिटेड देगा, ये निर्भर करेगा क्या पीएम लिमिटेड को पता था या नहीं। स्पेशल डैमेज तभी मिलता है जब उसका नोटिस पहले से दिया जाता है। तो वही लिखा है देखो कि इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट whether PM Limited knew about the contract with Gupta Traders for supply of to Zenith Traders, ठीक है ना। तो अगर पता है तो रिइंबर्स करना पड़ेगा, अगर पता नहीं है तो नहीं लायबल है। क्लियर है? तो दिस इज हाउ वी प्रेजेंट द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से देखो, ये भी जल्दी से देखो। अ स्टूडेंट वाज इंड्यूस्ड बाय हिज टीचर, इंड्यूस मतलब ललकारा गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, टू सेल हिज ब्रांड न्यू कार टू द लैटर। टीचर ने स्टूडेंट को फुसला के स्टूडेंट का नया एकदम गाड़ी एट लेस देन परचेज प्राइस, स्टूडेंट ने खरीदा 25 लाख देके, टीचर ने 15 लाख में वही चीज खरीद लिया टू सिक्योर, और बदले में क्या बोला, अच्छा मार्क्स मिलेगा। बहुत गंदा टीचर है, ठीक है। अकॉर्डिंगली द कार वाज सोल्ड, अकॉर्डिंगली द कार वाज सोल्ड, हाउएवर पापा ने स्टूडेंट को पहले पीटा और फिर बोला persuaded him to sue his teacher, बोला केस कर, ठीक है। स्टेट ऑन व्हाट ग्राउंड द स्टूडेंट कैन sue द टीचर, मैं पहले ही बोल दिया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है ना। और टीचर को प्रूफ करना पड़ेगा, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में टीचर में है, ठीक है ना। ओके, तो ये वॉइडेबल हो जाएगा। फिर देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द टर्म कोएर्शन, कोएर्शन का डेफिनेशन, committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, an effect of validity, of course valid नहीं रहेगा, voidable हो जाएगा। Though a minor, सवाल, though a minor is not competent to a contract, nothing in the contract act prevents him from making other party bound to a minor। हाँ, minor can be a beneficiary, तो other parties will be bound to minor, minor will not be bound to anyone, ठीक है, करेक्ट। फिर देखो, हाँ पढ़ो तो, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन 3 जल्दी से। क्वेश्चन 3, ए रिसीव्ड सर्टेन गुड्स, ए को कुछ गुड्स मिला फ्रॉम बी प्रॉमिसिंग टू पे 1 लाख। लेटर ऑन ए एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू पे और मेक पेमेंट। अब 1 लाख का सामान लिया और बोला मेरे पास नहीं है बी को। अब सी बोल के एक बंदा है जो ए का दोस्त है, सी 60,000 ए के बिहाफ में दे दिया बी को। हाउएवर ए को ये पता नहीं था। नाउ बी जो है, जिसको जो ए को सामान दिया, बोला नाउ बी इज इंटेंडिंग टू सू ए फॉर पूरा 1 लाख। क्या ये कर पाएगा या सिर्फ 40,000 ही ले पाएगा? 40,000 ही ले पाएगा, क्योंकि ये सूट बाय थर्ड पार्टी का क्या था, एक्सेप्शन था, एस्टॉपेल वाला केस था। तो पढ़ो कि देखो सेक्शन 41, अ प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस फ्रॉम अ थर्ड पर्सन। सर ये भी तो था, प्रॉमिस अभी तो किए, हु कैन परफॉर्म, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन परफॉर्म कर दिया, दोनों ही है। he cannot afterwards enforce it against the promiser, that is performance by a stranger accepted by the promisee produces the result of discharging the promiser, although the latter has neither authorized nor ratified the act of the third party। discharge हो जाए। therefore in the present instance B can only sue for 40,000, not the whole amount। okay, बोलो तुम लोग बताओ, चैट में मेरे को लिख के बताना, आंसर मत देखना, चैट में सब लोग लिख के बताओ, आई वांट टू सी। एक क्लास वर्क का फील आएगा। विजय अग्रीज विद साइनी टू सेल हिज ब्लैक हॉर्स फॉर ₹3 lakhs, अननोन टू बोथ द पार्टीज। विजय और साइनी किसी को पता नहीं है,
वो काला घोड़ा मर गया जब एग्रीमेंट साइन हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड है या वॉइड है, विथ रीजन तुमको चैट में लिखना पड़ेगा अभी जल्दी। ओके, आई हैव गॉट सम आंसर्स, लेट्स सी। वॉइड सेक्शन 20, वेरी गुड। मिस्टेक, वेरी गुड। वॉइड वेदांत, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। सो void है bilateral mistake of fact है, on the ground that it is a bilateral mistake of fact. नंबर 2 पढ़ो। सर्वेश ने अपना गुडविल, दुकान का गुडविल विकास को बेच दिया और बोला कि मैं ये बिजनेस करूंगा ही नहीं फॉर एवर, कभी भी, एंड एनीवेयर इन इंडिया। तो ये क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है तो वॉइड होना चाहिए। बट मेरा सवाल है, ये गुडविल तो एक्सेप्शन है, सेल ऑफ गुडविल। हाँ, तो ये सेल ऑफ गुडविल में भी कंडीशंस को रीजनेबल होना चाहिए। ये कंडीशंस अनरीजनेबल है। प्रॉमिस टू कैरी ऑन बिजनेस, नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस फॉर एवर बोल दिया, मतलब सारा जीवन भर, ये हो नहीं सकता है, ये अनरीजनेबल हो जाएगा, इसीलिए ये वॉइड है। ठीक है। मिस्टर एक्स agrees to write a book with a publisher. After a few days मिस्टर एक्स मर गया, शिट, ठीक है, एक्सीडेंट में। तो अभी पूछा है ये क्या होगा। देखो, बुक लिखने का जो वो है परफॉर्मेंस, इट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम द प्रोमिसर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बिकॉज ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, ये हम लोग कर लिए थे रामास्वामी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। An anticipatory breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed for performance has arrived. Discuss stating also the effect of anticipatory breach. तो कोई इशू नहीं है सर, ये anticipatory breach वाला सवाल है। एंटीसिपेटरी ब्रीच में डैमेज कैसे कैलकुलेट होता है पूरा लिख के देना पड़ेगा, डायरेक्ट सवाल है। ये आज ही किए बलवंत, एन ओल्ड मैन, चेन्नई वर्सेस रमैया। ये आज का आखिरी सवाल, इसके बाद आज का क्लास बंद करेंगे। ये 7 करके 7 से पहले जल्दी से ये देख लो सब लोग। अ कूली इन यूनिफॉर्म पिक्स अप अ लगेज ऑफ आर टू बी कैरिड आउट ऑफ द रेलवे स्टेशन विदाउट बीइंग आस्क्ड बाय आर। आर बोल के एक पैसेंजर ट्रेन से उतरा। इमेजिन करो, ट्रेन से उतरते ही एक बड़ा सा कूली आया, कूली आके उसका लगेज ले लिया और आर से पूछा भी नहीं। आर ने उसको अलाउ किया करने के लिए, बोला कूली को क्या पैसा मिलेगा, हाँ या ना, बताओ, खुद से बताओ। आर ने अलाउ किया मतलब क्या? इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये साइलेंस भी नहीं है, ये इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, तो कूली को पैसा मिलेगा। ठीक है, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो, मैं स्ट्रेट अवे आंसर दिखा दिया। अभी आज का आखिरी सवाल सुन लो। ये बुक मैं तुम लोग को दे दिया, तुम लोग प्लीज ये बुक पूरा कंप्लीट करना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कल के पहले, तब जाके तैयार हो जाएगा। रिवीजन क्लास के साथ साथ तुम लोग का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। ओके, 50 सवाल है, उसमें बहुत सारा रिपीट रहेगा, पहला 10 तो हो ही गया। ओके, जल्दी से देखते हैं ये वैलिड है या वॉइड है। Kamla promises Ramesh to lend 50,000 in lieu of consideration that Ramesh gets Kamla's marriage dissolved and he himself marries her. Object क्या है? Object illegal है तो void है। Agreement is void. Object और consideration is against public policy. Straight away. सर बहुत गंदा example है। हाँ, okay. Sohan agrees with Mohan to sell his black horse. ये तो अभी किए सर, unknown to both. The horse dies. Void, bilateral mistake of fact. Ram sells goodwill, ये भी अभी किए सर। अब जल्दी से लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला, in an agreement between Prakash and Girish D, there is a condition that they will not institute legal proceedings against each other. Agreement in restraint of legal proceeding, ये भी void है expressly.
Rama Murthy, who is a citizen of India, enters into an agreement with an alien friend. Alien friend के साथ तो तुम agreement में कर सकते हो, तो ये valid है last वाला. Clear है? Okay. Now I will take 1 minute to wrap up. Thank you for attending today's session. I'll just stop the recording.